स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। हम दोबारा हाजिर हैं अनुपमा के एक नए एपिसोड के अपडेट के साथ। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही रोज़ अपडेट्स आपको सुनने को मिल सकें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अंश बार बार तपिश से ये पूछने लगता है कि पापा बताओ ना, मम्मी कब तक ठीक होंगी और घर कब आएंगे। तभी बाला अंश को ये समझाने लगता है कि अंश बेटा, पापा की तबीयत अभी सही नहीं है तो अभी आप अपने रूम में जाओ, पापा बाद में आकर आपको समझाएंगे। अंश फिर ये जिद करने लगता है कि बाद में क्यों, मुझे तो अभी के अभी ही जानना है। और तपिश को फिर से वो कहने लगता है कि पापा प्लीज़ बोलो ना, क्यों नहीं आई मम्मी। पर तपिश सिर्फ रोते रहता है, कुछ भी नहीं कह पाता। तभी अनुपमा अंश को ऐसे देखकर अपने पास बुलाती है तो अंश आकर अनुपमा से पूछने लगता है कि दादी, आपने तो बोला था ना कि मम्मी ठीक हो जाएंगी, तो आप बोलो ना वो घर कब आएंगी। फिर अनुपमा भी इस बात का जवाब नहीं दे पाती। अंश फिर बार बार एक ही बात को पूछने लगता है। तभी अनुपमा अंश को रोते हुए गले लगा लेती है। फिर दूसरी ओर वहाँ अनुज होटल में अनु को फ़ोन लगाने की कोशिश करने लगता है पर उसका फ़ोन लगता नहीं। अनुज फिर ये बोलने लगता है कि यह अनु फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, कहीं गुस्सा तो नहीं है ना मुझसे। घर का लैंडलाइन नहीं लग रहा है और सागर का भी फ़ोन नहीं लग रहा है, तो कैसे बात करूँ अब अनु से। कहीं सब मिलकर मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। देखता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, शायद अनु ही वहाँ से कॉल कर ले। तभी इसी बीच अंश बहुत रो रहा होता है। तभी पाखी उसे ये बोलने लगती है कि नहीं आएगी अब आपकी मम्मी, और वो कभी वापस नहीं आने वाली, क्योंकि आपकी मम्मी अब भगवान जी के पास चली गई है। ये बोलकर पाखी बहुत रोने लगती है। अंश फिर ये सुनकर अनुपमा को कहता है कि मेरी मम्मी मर गई क्या, क्यों नहीं आएगी वो, मुझे मेरी मम्मी वापस चाहिए, उनको लाओ। ये बोलकर अंश बहुत रोने लगता है। फिर तभी आद्या भी ये सब बातें सुन लेती है और चिल्लाते हुए अपने कमरे से हॉल में आती है और पैनिक करने लगती है और बार बार बोलने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, डिम्पी भाभी नहीं मर सकती। अनुपमा फिर ये सब देखकर बहुत डर जाती है और आद्या को जाकर संभालने लगती है। फिर आद्या अचानक उसी हालत में अनुपमा को धक्का दे देती है और वही बात बार बार बोलने लग जाती है। डॉली फिर ये सब देखकर अचानक गुस्से से आकर आद्या को फिर से पकड़कर ये बोलने लगती है कि तेरा ये घटिया ड्रामा बंद कर अभी। डिम्पी तेरी वजह से मरी है, तूने ही मारा है उसे, मर्डरर है तू डिम्पी की। देख, सबको देख, और देख टीटू की क्या हालत हो रही है, अंश को देख और सबकी हालत देख, ये सब तेरे कारण हो रहा है। बेचारे अंश ने इतनी छोटी सी एज में अपनी माँ को खो दिया, अनाथ हो गया वो, और तू ही इस सब की जिम्मेदार है। ये सब बोलकर वो फिर से ब्लेम करने लगती है आद्या को। पाकी भी फिर डॉली का साथ देते हुए आद्या को बोलती है कि अब चैन मिल गया तुझे ये सब करके। तोशु भी फिर ये बोलने लगता है कि हमें तो लगा था कि तुम्हारी डिम्पी से सिर्फ बनती नहीं थी, तो तुम सिर्फ लड़ोगी और झगड़ोगी उससे, लेकिन तुमने तो उसे जान से ही मार दिया, खूनी है तू आद्या। तभी अनुपमा आकर डॉली से आद्या को छुड़ाने लगती है और अपने पास ले लेती है और बोलने लगती है कि बस करिए आप लोग, मेरी बेटी पे बेवजह इल्ज़ाम मत लगाइए आप लोग। डॉली फिर ये बोलने लगती है कि हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं बल्कि सच बता रहे हैं। पाकी भी फिर ये बोलती है कि यही अगर हम लोगों ने किया होता ना मम्मी, तो आप हमें तुरंत पुलिस के हवाले कर देती। तोशु फिर ये बोलता है कि लेकिन मम्मी इसे तो कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि क्योंकि इसे 100 खून माफ़ है, क्योंकि ये इनकी चहेती और लाडली बेटी जो है। आद्या फिर अचानक रोने लगती है बहुत और अनुपमा को बोलने लगती है कि मम्मी मैंने डिम्पी भाभी को नहीं मारा, प्लीज़ यकीन कीजिए मेरा। अनुपमा फिर डॉली, पाखी और तोशु को कहती है कि क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा, और चाहते क्या हो तुम लोग। एक छोटी सी बच्ची पे इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को, बेशरम कहीं के। भगवान के लिए प्लीज़ बस करिए। तोशु फिर अनुपमा को बोलता है कि क्या आप बस करती हैं, जब हमारा टाइम आता है तो आपको तो एक मौका मिल जाता है तो आप तलवार निकाल कर खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है कि तोशु पाखी ने गलत किया है, बस इनको ख़त्म कर दो। डॉली फिर अंत में कोई कहती है कि अब आपकी वो तलवार कहाँ गई भाभी, बड़ी इंसाफ की देवी बनती फिरती है ना अब, तो आज देवी अनुपमा का इंसाफ कहाँ चला गया। बा फिर वहीं आगे आकर ये बोलने लगते हैं कि अरे काहे का इंसाफ, ये तो अपनी बेटी की ढाल बन के खड़ी हुई है। अनुपमा फिर बा को बोलती है कि बा आप भी इन लोगों के साथ दे रही है। बा फिर ये बोलती है कि देख अनुपमा, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि अगर आद्या डिम्पी के साथ झगड़ा नहीं करती तो हमारी डिम्पी आज जिंदा होती हमारे बीच। अनुपमा फिर बोलती है कि वैसे तो देखा जाए तो आप लोग यहाँ पर नहीं रहे होते तो ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, बल्कि तपिश और अंश को देखिए और उन्हें संभालिए ना, और उन पे ध्यान दीजिए, ना कि मेरी बेटी पे। फिर आद्या अचानक दोबारा बेहोश हो जाती है और अनुपमा को ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है और सागर को बोलने लगती है कि सागर डॉक्टर को जल्दी बुला प्लीज़। फिर अनुपमा आद्या की हालत देखकर बहुत रोने लगती है और अनुज को याद करने लगती है और बोलने लगती है कि अनुज कहाँ हैं आप, मुझे और आद्या को आपकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए अनुज। फिर अगले सीन में अनुज अनुपमा के फ़ोन आने का वेट कर रहा होता है। तभी अनुपमा का कॉल उसे आ जाता है। अनुज फिर फ़ोन उठाकर ये बोलने लगता है कि अनु, मैं कब से तुमसे बात करने की ट्राई कर रहा था पर तुम्हारा फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था। अनुज फिर अनुपमा को ये बोलता है कि गैस करो अनु कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। अभी मैं जन्नत पे हूँ, यहाँ पे कमाल का खूबसूरत व्यू है अनु, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि शादी के बाद मैं तुम्हें यहाँ ज़रूर लेकर आऊँगा।
अनुपमा को फिर अनुज की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर अनुपमा ये कहने लगती है कि अनुज आप क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अनुपमा फिर सब कुछ अनुज को बताने की कोशिश करती है पर अनुज को भी कुछ सुनाई नहीं देता। तभी अनुपमा ये बोलने लगती है कि अनुज बस आप वापस आ जाइए, और ये बात अनुज को सुनाई दे जाता है। अनुज फिर ये बोलने लगता है कि अनु अभी तो मेरी मीटिंग है और वहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना, तुम मुझे वापस क्यों बुला रही हो अचानक। अनुपमा फिर बोलती है कि कुछ ठीक नहीं है अनुज, आप कुछ मत पूछिए इसलिए आप वापस आ जाइए। अनुज फिर ये बोलता है कि ठीक है तुम घबराओ मत, मैं वापस आ रहा हूँ, ये बोलता है। फिर अचानक फ़ोन कट हो जाता है। अनुज फिर ये बोलता है कि अनु की आवाज़ से तो मुझे लग रहा था कि अनु बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना ही पड़ेगा। फिर अनुपमा ये बोलने लगती है कि मैं क्या ही बताऊँ अनुज को कि उनके यहाँ से जाने के बाद क्या क्या हो गया है। डिम्पी को वो अपनी बेटी मानते थे और डिम्पी चली गई, ये कैसे बताऊँ उनको मैं, और हमारे आद्या का ये हाल है, ये कैसे बताऊँ। और डॉली बहन तोशु पाकी हमारी बेटी को खूनी कह रहे हैं, ये सब कैसे बताऊँ उनको मैं। तभी मीनू ये बोलती है कि उनके बोलने से क्या होता है मामी, हम सबको पता है कि आद्या ने कुछ बुरा नहीं किया है। अनुपमा फिर मीनू को बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी आद्या ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन लोगों की बातों से मेरी बेटी के मन पे कितना असर हुआ होगा, इसलिए अगर आद्या को कुछ भी हो गया ना तो मैं और अनुज जीते जी मर जाएंगे। फिर अनुपमा कान्हा जी से प्रे करते हुए कहती है कि कान्हा जी आपने डिम्पी को तो हमसे छीन लिया पर मेरी बेटी को हमसे मत छीनिए प्लीज़ कान्हा जी। फिर अनुपमा को अनुज को मैसेज आता है और अनुज उस मैसेज में ये बोलने लगता है कि अनु अनु मैं निकल रहा हूँ, मैंने फ़्लाइट बुक कर ली है। फिर अनुपमा ये देखकर बोलने लगती है कि जल्दी आ जाइए अनुज। अगले सीन में फिर सागर आशा भवन के बाहर सारी चीज़ों को गुस्से से तोड़फोड़ करने लगता है। मीनू फिर आकर सागर को रोकती है और बोलती है कि सागर ये क्या कर रहे हो। सागर फिर बोलता है कि मैं गुस्सा निकाल रहा हूँ, किसी पे नहीं निकाल सकता इसलिए इन चीज़ों पे निकाल रहा हूँ। मीनू फिर बोलने लगता है कि तुम्हारी गुस्से की वजह मेरी मम्मी है ना। सागर फिर बोलता है कि हाँ वही है मेरी गुस्से के कारण। और मीनू तुम ये अच्छे से जानती हो कि डॉली आंटी को हमसे प्रॉब्लम है और हम कैसे भी करके उन्हें आगे जाके मना ही लेते, लेकिन ये अनुड़ी और आद्या पे गुस्सा क्यों निकाल रही है वो, उन्हें कितना तकलीफ दे रही है वो। और हम सब ये जानते हैं ये सब एक एक्सीडेंट था और डॉली आंटी ने खुद अपनी ही आंखों से ये सब देखा था, फिर भी वो आद्या पे इल्ज़ाम क्यों लगा रही है, उस मासूम बच्ची को खूनी साबित करने पे क्यों तुली हुई है वो। मीनू फिर ये बोलती है कि पता नहीं सागर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही है और उन्हें क्या हो गया है। सागर फिर ये बोलता है कि एक बात बोलूँ मीनू, जैसा तुम्हारा शाह फैमिली है ना, अगर फैमिली इस तरह की होती है ना तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरा कोई परिवार नहीं है। परिवार एक दूसरे का सहारा बनते हैं मीनू और एक दूसरे का दुख बांटते हैं, लेकिन ये शाह फैमिली एक दूसरे का दुख बांटना तो दूर, ये एक दूसरे की खुशी तक सहन नहीं कर सकते। इन्हें बस अपने पैसों से मतलब है। और डॉली आंटी को देखो, ऐसे हालत में उनको तपिश भाई और अंश का सहारा बनना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्हें तो अलग ही ब्लेम गेम खेलना है। इससे तो हज़ार गुना अच्छा हमारा आशावान है, हमारा आपस में भले ही कोई रिश्ता नहीं है लेकिन एक दूसरे के लिए हमेशा हम खड़े रहते हैं। मीनू भी फिर ये बोलने लगती कि सही बोल रहे हो तुम सागर, ये शाह फैमिली बस नाम की फैमिली है। ये बोलकर फिर मीनू सागर को संभालती है। फिर दूसरे सीन में आद्या वैसे ही बेहोश पड़ी रहती है और उसे होश नहीं आता, तो अनुपमा ये देखकर बहुत टेंशन में आ जाती है और बोलने लगती है कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर इसे जल्दी होश नहीं आए तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए कान्हा जी मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए वरना मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। ये बोलकर अनुपमा बहुत रोने लगती है और लगातार आद्या को उठाने की कोशिश करती है पर आद्या फिर भी नहीं उठती। फिर दूसरे सीन में बाला इंदिरा जी, नंदिता और सागर को बोलने लगता है कि हसमुख भाई को मैंने फ़ोन तो किया था लेकिन मैं उनको डिम्पी के बारे में बता नहीं पाया। इंदिरा जी फिर ये कहते हैं कि बाला को कि सही किया आपने, अनु भी तो बोल रही थी ना एक बार हसमुख भाई वापस आ जाएं तो फिर उन्हें हम सब बताएंगे। सागर फिर ये बोलने लगता है कि लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि हवन कुंड में इतनी आग लग कैसे गई, अंश, आध्या और निपी भाभी उसमें फंस कैसे गए। इंदिरा जी फिर बोलती है कि तीनों की जान खतरे में थी लेकिन डॉली बहन बार बार आध्या को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। नंदिता फिर ये बोलने लगती है कि आध्या ऐसा कर ही नहीं सकती, और माना मैंने कि अंश को लेकर डिम्पी के मन में आध्या के लिए नाराज़गी थी। उस बीच उन दोनों के बीच कहासुनी भी हुई और उस दिन गरबे वाले दिन भी मुझे लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन वो झगड़ा इतना बड़ा भी नहीं था कि आध्या उसकी जान ही ले ले। इंदिरा जी फिर ये बोलती है कि डॉली सिर्फ अपनी दुश्मनी निकाल रही है क्योंकि उसे पता है कि अनु की जान आध्या पे बसती है। बाला फिर ये बोलने लगता है कि एक मासूम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत बात है और ये डॉली का तो दिमाग ही ख़राब है, बेचारी आध्या अब ज़िंदगी भर खुद को कोसती रहेगी। सागर फिर ये बोलने लगता है कि लेकिन हम तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते और कर नहीं सकते, इसलिए हम अनुज जी के आने का वेट ही कर सकते हैं, सिर्फ वो ही आकर आध्या और अनुड़ी को संभाल सकते हैं। फिर दूसरे सीन में अनुज की फ़्लाइट अचानक कैंसिल हो जाती है और अनुज बहुत टेंशन में आ जाता है और बोलने लगता है कि मैं अनु को ये कैसे बताऊं कि मैं यहाँ फंस गया हूँ और अब मैं वापस अहमदाबाद नहीं आ सकता। तभी अनुज ये बोलने लगता है कि एक काम करता हूँ, मैं टैक्सी से दिल्ली पहुँचता हूँ, फिर दिल्ली से बहुत फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। फिर अनुज एक कैब वाले के पास आकर ये बोलने लगता है कि भाई साहब प्लीज़ मुझे आप दिल्ली एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर सकते हैं। कैब ड्राइवर फिर बोलता है कि मैं नहीं जा पाऊँगा। अनुज फिर उस ड्राइवर को बोलने लगता है कि आप जितना पैसा चाहे वो मैं दे दूँगा, पर समझिए ना मुझे बहुत बड़ा इमरजेंसी है इसलिए मुझे घर पहुँचना है।
फिर वो ड्राइवर बोलने लगता है कि सर मेरी गाड़ी का इंटरस्टेट परमिट नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगा, समझिए। ये बोलकर वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। अनुज फिर ये बोलने लगता है कि होप कि अब मुझे 8 घंटे बाद फ़्लाइट मिल जाए तो ही मैं अनु के पास पहुँच पाऊँगा। दूसरे सीन में फिर सब घर वाले टीटू और अंश को खाना खिलाने लगते हैं, पर वो दोनों खाना ही नहीं खाते। किंजल फिर बाकी के बच्चों को बोलती है कि बच्चों तुम लोग तो खाना खा लो, अगर तुम लोग खाना खाओगे तो ही अंश खाएगा। फिर माही ये किंजल को बोलती है कि भाभी प्लीज़ हमें फोर्स मत कीजिए, हम नहीं खा पाएंगे। किंजल फिर बच्चों की ये हालत देखकर रोने लगती है और टूट जाती है। फिर नंदिता किंजल को संभालती है और बोलने लगती है कि भाभी संभालिए खुद को, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो इन बच्चों को कौन संभालेगा फिर, प्लीज़ आप तो समझिए और खाना खा लीजिए। बा फिर टीटू को ये कहती है कि अब तू ऐसे टूट जाएगा तो फिर अंश को कौन समझाएगा। अंश फिर अचानक टीटू को ये पास खाना लेकर आता है और उसको खाना का एक निवाला देने लगता है। फिर टीटू अंश के हाथ से खाना खा लेता है। फिर टीटू भी अंश को खाना खिलाता है और रोते हुए अंश को गले लगा लेता है। फिर ये सब देखकर बाकी के बच्चे भी खाना खाने लगते हैं। फिर दूसरे सीन में अनुज एक जगह पे बैठा होता है और परेशान होकर ये बोलने लगता है कि अब 8 घंटे तक वेट करना पड़ेगा मुझे अगली फ़्लाइट का, तो अब मैं क्या करूं। फ़ोन भी सही नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे ये बात बताऊं अनु को। फिर अनुज ये बोलने लगता है कि हो सकता है कि शहर में कहीं और सिग्नल आ रहा हो, तो क्या मैं एयरपोर्ट से बाहर जाऊं, यही ठीक रहेगा। बोलकर ये अनुज एयरपोर्ट से उठकर जा रहा होता है, तभी एक बूढ़ा आदमी पीछे वहाँ अचानक गिर जाता है। फिर अनुज जाकर उसे संभालता है और उन्हें एक जगह पे बिठाता है। फिर उसे तभी ये लगने लगता है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। फिर अनुज वो सब देखने जा रहा होता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। फिर अनुज ये बोलता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। अगर कोई होगा भी तो मुझे उससे क्या, वैसे भी मुझे इस शहर में कोई जानता भी नहीं है, अब मुझे शायद गलतफहमी हो रही होगी। ये बोलकर अनुज वहाँ से चला जाता है। सीरियल के अगले सीन में फिर तोशु उन आशा उनके पेपर्स को लेकर कमरे से बाहर जा रहा होता है, तभी किंजल वहाँ उसके सामने आ जाती है और पूछने लगती है कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो तोशु। तोशु फिर ये बोलता है कि बाहर जा रहा हूँ। किंजल फिर ये बोलती है कि अभी जाना ज़रूरी है क्या तुम्हारा। तोशु फिर ये बोलता है कि रात हुई है किंजल और बाहर कर्फ्यू नहीं लगा है जो मैं बाहर नहीं जा सकता। किंजल फिर ये बोलने लगती है कि तोशु घर पे किसी की मौत हुई है और तुम्हें काम सूझ रहा है इस वक्त, और तुमने घर में सबकी हालत देखी है ना, तुम घर के बड़े बेटे हो तो तोशु थोड़ी तो जिम्मेदारी उठाओ। तोशु फिर किंजल को ये बोलता है कि जो लड़की अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई तो वो किसी और की क्या सगी होगी, और अचानक उसे अंश से इतना लगाव कैसे हो गया। वो तो इन सारे बच्चों से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। पता है क्यों, क्योंकि एक आध्या डिम्पी को हर्ट करना चाहती थी अंश को इस्तेमाल करके। किंजल फिर बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तोशु बोलता है कि ऐसा ही है, और मुझे तो लगता है कि डॉली हुई बिल्कुल सही बोल रही है, और हो सकता है उसका इरादा डिम्पी को मारने का ना हो, लेकिन उसे हर्ट करने का तो था। आध्या ने ही डिम्पी की जान ली है, ये मान लो। किंजल फिर बोलती है कि तोशु तुम्हें पता है कि तुम ये सब क्यों बोल रहे हो, क्योंकि फुई की तरह तुम्हें भी मम्मी से बदला लेना है। कुछ तो शर्म करो तोशु, अपने पर्सनल इश्यूज़ के चक्कर में तुम किसी बच्ची की लाइफ बर्बाद कर रहे हो। अगर आध्या की जगह तुम्हारी अपनी परी होती तो तुम यही करते क्या। तोशु फिर ये बोलता है कि परी को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है किंजल, हमारी बेटी आध्या की तरह खूनी और बदतमीज़ नहीं है। किंजल फिर ये बोलती है कि आध्या भी खूनी नहीं है। तोशु फिर ये बोलता है कि बहुत हुआ तुम्हारा, अगर तुम्हें आध्या की तरफदारी करनी है तो कहीं और जाकर करो, यहाँ मेरे सामने नहीं। और एक बात अच्छे से सुन लो किंजल, तुम्हें अगर मेरे साथ रहना पसंद नहीं है तो जाओ अपनी मॉम के घर, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। ये बोलकर तोशु वहाँ से चला जाता है। फिर सीरियल के अगले सीन में अनुज एक जगह पर बैठा हुआ होता है और बोलने लगता है कि देर हो रही होती है जब तो 1 घंटा भी 5 घंटे की तरह लगने लगता है, तो क्या करूँ, कैसे पहुँचूँ अब। यहाँ तो कुछ भी सुविधा नहीं है, और मैं ये सोचने लगा था कि अनु और आध्या को यहाँ पर लेकर आऊँगा, पहले खुद तो वापस निकल जाओ यहाँ से। फिर अनुज को अचानक एक परछाई दिखती है। अनुज फिर वो परछाई देखकर पूछने लगता है कि कौन हो आप। तभी वहाँ से अंकुश बाहर आता है अनुज के सामने और बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ काम से आया था अनुज, तुझे देखा तो यहाँ पर आ गया। अनुज फिर बोलता है कि झूठ बोल रहे हैं आप भाई, साफ साफ कहिए कि मेरा पीछा करके आप यहाँ तक आए हो। अंकुश फिर ये बोलता है कि मेरा विश्वास करो अनुज, मैं सच कह रहा हूँ और मैं अभी भी यहाँ पर आया हूँ, और तुम चाहो तो मेरा बोर्डिंग पास भी देख लो। अनुज फिर ये बोलता है कि शायद आप ये भूल गए कि मैंने पिछली बार आपसे क्या कहा था कि मैं अब आपसे कोर्ट में मिलूंगा, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। अंकुश फिर ये बोलता है कि पर मुझे बात करनी है तुमसे और तुमसे माफ़ी भी मांगनी है। अनुज फिर बोलता है कि क्यों दिखावा कर रहे हो तुम। अंकुश फिर बोलता है कि अनुज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और इस बात का रियलाइज़ मुझे आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से है, इसलिए मुझे तभी तुमसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन तब बरखा के सामने मेरी चली नहीं अनुज, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अनुज, मैं बरखा की बातों में आ गया था। तू तो बरखा को पहले से जानता है ना कि वो कितनी लालची औरत है, वो जो कहती गई वो मैं करता गया, और मेरी आत्मा हर वक्त मुझे कोसती रही, इसलिए मैंने शराब पीना भी शुरू कर दिया था, और मैं अपनी गिल्ड से दूर भाग रहा था। फिर अंकुश ये कहने लगता कि अनुज देख, मैंने तुझे हमेशा अपना छोटा भाई माना, और मैंने बरखा से तेरे लिए हमेशा झगड़ा भी किया है, और लेकिन पता नहीं बीच में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मैं ना चाहते हुए भी उसकी बातों में आ जाता हूँ। जैसे कभी हमारी बेटी का वास्ता देकर वो मुझे मैनिपुलेट किया करती रहती थी।
इसीलिए अनुज मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि मैंने कभी भी दिल से तेरा बुरा नहीं चाहा। अनुज फिर ये बोलता है कि बुरा चाह नहीं बल्कि बुरा किया है भाभी ने और आपने मेरे साथ, और इतना सब कुछ करने के बाद आप किस मुंह से मुझसे माफ़ी मांगने यहाँ पर आए हैं और क्यों आए हैं। अब मुझे पता चला कि मैंने जो आप दोनों के खिलाफ़ कोर्ट में केस किया है ना, तो आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग सीधा जेल जाने वाले हैं, इसी डर से आप यहाँ पर आए हैं ना। अंकुश फिर ये बोलता है कि तेरी जगह पे अगर मैं भी होता ना तो इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता। मैं समझता हूँ तेरी बात अनुज, तू मेरी बात माने या ना माने, लेकिन कम से कम मुझे एक बार माफ़ी मांगने का मौका तो दे, वरना ज़िंदगी भर ये बोझ मेरे मन में रह जाएगा। फिर अंकुश ये बोलने लगता है कि माफ़ कर दे अनुज, मैंने और बरखा ने धोखे से सब कुछ तेरा अपने नाम पे करवा दिया था। तुझसे तेरी कंपनी तो छीन ली, लेकिन ये भूल गए कि ये कपाड़िया एम्पायर तो सिर्फ अनुज ही संभाल सकता है। तूने अपने मेहनत से इस कंपनी को खड़ा किया है, तो प्लीज़ इसे बचा ले। फिर अंकुश हाथ जोड़कर बार बार अनुज से बोलने लगता है कि अनुज, हम जेल नहीं जाना चाहते, प्लीज़। हमने धोखे से तेरी कंपनी छीन ली थी, लेकिन अब तुझे वापस कर रहे हैं अनुज, इसलिए प्लीज़ तू अपनी ये कंपनी वापस ले ले और अपना केस भी वापस ले ले। अंकुश फिर बार बार माफ़ी मांगने लगता है और अनुज के पैर पकड़ने लगता है। अनुज फिर ये बोलने लगता है कि बहुत हो गया भाई आपका, और इस वक्त मेरा दिमाग कहीं और है, इसलिए इस बारे में अब हम अहमदाबाद पहुँच ही बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अंकुश फिर ये बोलता है कि तो ठीक है, जैसा तू बोले, लेकिन इन फ्लाइट्स का कुछ पता नहीं जाएगी या ना जाएगी, इसलिए आज रात तू यहाँ पर रुक जा, कल चले जाना। फिर अंकुश ये बोलने लगता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरा रूम बुकड है वहाँ पे मैं तेरा भी रूम बुक करवा दूंगा, जैसे ही फ़्लाइट मिलेगी फिर तू चले जाना। फिर अंकुश बार बार फोर्स करता है रुकने के लिए यहाँ पे, फिर अनुज मान जाता है उसकी बात और वहाँ से चला जाता है। अंकुश फिर अनुज के जाने के बाद अपने असली रूप में आ जाता है और बोलने लगता है कि बहुत दिनों से ऐसे ही मौके की तलाश में था मैं, कि तुम मुझे अकेले कब मिलो, इसीलिए तुम्हारे पीछे पीछे मैं यहाँ तक भी आ गया। माफ़ करना मेरा भाई, लेकिन कपाड़िया एम्पायर में कोई एक कपाड़िया ही रह सकता है, या तुम या फिर मैं। अगर अंकुश कपाड़िया को रहना है तो अनुज कपाड़िया को तो जाना ही होगा, इसलिए कल सुबह मैं वो करूँगा जो मैं यहाँ पे करने आया हूँ। तो इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये था अनुपमा के आज के बुधवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।